एक माँ अपनी छोटी सी बेटी को लेकर एक नए देश में आती है और काम की तलाश में किसी और के घर जाती है। जिस घर में वो काम करने जाती है उस घर के लोग जिंदा इंसानों का मांस खाते हैं। वे नरभक्षी हैं और वही माँ और उसकी बेटी उसी घर में फंस जाती हैं। क्या वे उस घर से निकलकर भाग पाएंगी? आज की कहानी यही है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि अंत सबसे ज्यादा डरावना है। हमारी कहानी शुरू होती है प्रिया नाम की एक माँ से। वो अपनी बेटी आरती के साथ अमेरिका जाती है वहाँ रहने के लिए, लेकिन समस्या ये होती है कि वो कानूनी झंझट में फंस जाती है क्योंकि उसके कागजात पूरे नहीं होते। इसलिए उसे एक बड़ी रकम का इंतजाम करना पड़ता है और इस समस्या को सुलझाने के लिए एक वकील रखना पड़ता है। उसकी सहेली रिया रोहित नाम के एक व्यक्ति के घर काम दिलवाने का इंतजाम कर देती है। वो वहाँ घरेलू काम करेगी, सरकार की नजरों से छिपकर, क्योंकि अगर सरकार को उसकी मौजूदगी की खबर मिल गई तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी बेटी आरती बहुत दबाव में थी और उसे बाथरूम जाने की जरूरत थी। प्रिया रिया से अनुमति मांगती है और कहती है कि वो अपनी बेटी को किसी पेड़ के पास ले जाकर हल्का होने देगी। गाड़ी में बैठने से पहले ही एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे मदद चाहिए। प्रिया उसे देखकर डर जाती है और जल्दी से अपनी बेटी को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। रिया गाड़ी चला देती है और कहती है वे जरूर लुटेरे होंगे। कुछ देर बाद वे रोहित के घर पहुँचते हैं। घर एक सुनसान जगह पर था और उसके बगल में एक छोटा सा गोदाम था। रिया उससे बात करती है और प्रिया की हालत उसे समझाती है। वो कहती है वो कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ काम करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। वो उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसकी नजरें आसान नहीं थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई रहस्य छुपा हो। इसके बाद वो प्रिया और उसकी बेटी को घर घुमाकर दिखाता है। प्रिया सबसे पहले एक हिरन का कटा हुआ सिर देखकर बहुत डर जाती है। वो उससे पूछती है, क्या ये असली है? वो कहता है, बिल्कुल असली, मैंने ही इसका शिकार किया है और ये मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन शिकारों में से एक है। फिर वो उसे अपने कमरे में ले जाता है और दीवार पर टंगी एक तस्वीर दिखाता है। वह कहता है, ये मेरे दादा की तस्वीर है जब वे फसल कटाई के दिन का जश्न मना रहे थे। प्रिया उससे पूछती है, फसल कटाई का दिन आखिर होता क्या है? वह उसकी आंखों में देखकर कहता है, चिंता मत करो, तुम सब जान जाओगी, बस कुछ ही दिन बचे हैं, फिर फसल कटाई का दिन आएगा और हम सब मिलकर उसे मनाएंगे। अगली सुबह प्रिया उठती है और देखती है कि उसकी बेटी बिस्तर पर नहीं है। वो बहुत डर जाती है और नीचे ढूंढने जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि उसकी बेटी रोहित के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है। रोहित ने खाना तैयार कर रखा था और प्रिया का इंतजार कर रहा था। उसने उसकी बेटी को भी नाश्ता करा दिया था। प्रिया उनके साथ बैठती है और शर्मिंदा होकर कहती है, मुझे माफ करना, कल से मैं सुबह जल्दी उठकर खाना तैयार करूंगी। असल में मुझे ही तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, तुम्हें मेरी नहीं। वो उससे कहता है, नहीं, जल्दी मत करो, तुम तो अभी अभी आई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। जब प्रिया बैठकर खाना खा रही थी तभी उसे घर के अंदर रखे एक लकड़ी के कैबिनेट से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो चौंक जाती है। वह कहता है, ऐसे क्यों चौंक गई? डरो मत, शायद ये जंगली जानवरों की आवाजें होंगी। वे कैबिनेट की खिड़की के छेद से अंदर घुस आते हैं क्योंकि खिड़की सीधे जंगल की ओर खुलती है। इसके बाद वो उसे घर के बाहर और अपने खेत का मुआयना कराता है। खेत के अंदर बने अपने गोदाम की ओर इशारा करते हुए वो कहता है, जो भी हो इस गोदाम में कोई नहीं जाएगा। प्रिया कहती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद प्रिया घर की सफाई करने लगती है, लेकिन समस्या ये होती है कि वो बहुत थकान महसूस कर रही थी और उसे तेज सर्दी बुखार हो जाता है। रोहित समझ जाता है कि वो बीमार है। तब वो एक अच्छे इंसान की तरह पेश आता है और उसके लिए एक कप हर्बल ड्रिंक बनाता है। वो कहता है, ये प्याला पी लो, तुम ठीक हो जाओगी। शुरू में प्रिया हिचकिचा रही थी और उससे डर भी रही थी, लेकिन आखिरकार वो मान जाती है और वो पेय पी लेती है। कुछ ही मिनटों में उसे जोर का चक्कर आने लगता है। चारों तरफ सब कुछ घूमने लगता है और वो गहरी नींद में ढल जाती है। उसे अपनी कोई सुध बुध नहीं रहती। अगली सुबह वो जागती है और खुद को बहुत राहत महसूस करती है। उसकी सर्दी बुखार का कोई निशान नहीं था, बल्कि वो खुद को बहुत तरोताजा और चुस्त महसूस कर रही थी। रोहित बड़े प्यार से उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक और कप डाल दूं? प्रिया बिना किसी झिझक के हर्बल ड्रिंक पी लेती है, लेकिन रोहित उसे एक चालाक नजर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कुछ छुपा हो जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। कुछ देर बाद प्रिया को फिर से चक्कर आने लगता है और वो दोबारा गहरी नींद में डूब जाती है। अगले दिन जागने पर वो खुद को फिर से तरोताजा महसूस करती है। जब प्रिया खेत में काम कर रही थी तब रोहित उसे बताता है कि वो शहर कुछ सामान खरीदने जा रहा है। जाने से पहले वो कहता है, आंख कान खुले रखना, जंगल में खतरनाक जानवर हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद प्रिया उसी आदमी को फिर से देखती है जिसे उसने पहले सड़क पर देखा था। वो आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है, मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। प्रिया डर जाती है, अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कुछ समय बाद रोहित वापस आता है। प्रिया उसे उस अजनबी आदमी के बारे में बताती है। वो कहता है, सुनो लड़की, ये जगह खतरनाक है, अगर कोई अजनबी घर के पास आए तो उसे तुरंत मार देना। रोहित की ये बात सुनकर प्रिया डर जाती है और चुप रहती है क्योंकि वो हत्या के विचार से सहज महसूस नहीं करती। कुछ देर बाद रोहित उसे साथ लेकर
उस अजनबी आदमी का शिकार करने निकलता है। आदमी उन्हें देखकर कहता है, मैं आपको डराना नहीं चाहता था, मुझे एक परेशानी हो गई है, मैं सिर्फ मदद मांग रहा हूँ। अचानक रोहित उसके सिर पर वार करके उसे गिरा देता है, फिर उसके सिर की ओर बंदूक तानकर कहता है, क्या चाहिए, बोलो। वो आदमी कांपते हुए कहता है, सच कह रहा हूँ सर, मुझे सच में बस मदद चाहिए, मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है और यहाँ कोई मैकेनिक नहीं है। उस आदमी की बात सुनकर प्रिया को उस पर दया आ जाती है। वो रोहित को समझाती है कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। आखिरकार रोहित मान जाता है। वो उसे घर में बैठने देता है, लेकिन एक शर्त रखता है, वो उनके साथ 2 रातें रहेगा ताकि वो उनके साथ फसल कटाई का दिन मना सके। रोहित उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो? वो कहता है, मेरा नाम राहुल है, मैं कनाडा से आया हूँ। रोहित कहता है, ठीक है राहुल, पूरे 2 दिन, उसके बाद तुम्हारी गाड़ी ठीक हो जाएगी। प्रिया को लगने लगता है कि राहुल एक अच्छा इंसान है। रात को सोने से पहले प्रिया देखती है कि बगीचे में हिरन का मुखौटा पहने एक आदमी खड़ा है। वो आंखें बंद करके फिर खोलती है तो देखती है कि वो आदमी अचानक गायब हो गया है। वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और सोचती है कि शायद ये उसके मन का भ्रम हो। अगली सुबह वो फिर से हैरान होकर देखती है कि उसकी बेटी बिस्तर पर नहीं है। वो नीचे खोजने जाती है और देखती है कि उसकी बेटी रोहित के साथ बगीचे में खेल रही है। वह अपनी बेटी को गले लगाकर कहती है, मुझे बताए बिना कहीं मत जाना। अचानक वो देखती है कि 3 लोग उसके सामने खड़े हैं। तीनों के चेहरे पर हिरन के मुखौटे हैं। वो राहुल और रोहित को उन्हें दिखाती है, लेकिन फिर से देखने पर वे गायब हो जाते हैं। रोहित कहता है, तुम ऐसी चीजों की कल्पना कर रही हो जो असल में है ही नहीं। लगता है तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। वे घर के अंदर आकर नाश्ता तैयार करने लगते हैं। रोहित प्रिया से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम्हारे लिए एक पोशाक है जो तुम्हें बिल्कुल अलग बना देगी। चलो ऊपर लेकर चलता हूँ। प्रिया उसके साथ ऊपर उसके कमरे में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि एक अजीब सी किताब रखी है। किताब का रूप बिल्कुल वैसा ही है जैसे उन लोगों का जो हिरन के मुखौटे पहनकर दिखाई देते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। जैसे ही प्रिया किताब को हाथ में लेती है, रोहित जल्दी से उसे उसके हाथ से छीन लेता है और कहता है, तुमने मेरी इजाजत के बिना मेरी चीज को कैसे छुआ? प्रिया कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो उसे पोशाक देते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि आज जो लोग आए उनके सामने तुम मुझे गर्व महसूस कराओ। रात को प्रिया पोशाक पहनकर अपनी बेटी के साथ नीचे आती है। मेहमान उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। वो उनसे हालचाल पूछती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बेचैनी और असुरक्षा महसूस हो रही होती है। वो राहुल को पास बुलाकर कहती है, मुझे तुमसे 2 बातें करनी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन लोगों का व्यवहार बहुत अजीब है? राहुल कहता है, हाँ, पहली नजर में ही मुझे अजीब लगा था। क्यों न तुम और तुम्हारी बेटी मेरे साथ चलो, जैसे ही गाड़ी ठीक होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्रिया कहती है, माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, मुझे एक वकील रखना है और अपने कागजात की कानूनी समस्या सुलझानी है। राहुल कहता है, ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तभी रोहित आकर कहता है, तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? मेहमान तुम्हें ढूंढ रहे हैं। राहुल कहता है, ठीक है, आ रहा हूँ। फिर धीमी आवाज में प्रिया से कहता है, यहाँ किसी पर भी भरोसा मत करना। वे फिर से मेहमानों के साथ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोहित राहुल से कहता है, तुम्हारी गाड़ी मेरे गैराज में ठीक हो गई है, चलो तुम्हें दिखा देता हूँ। राहुल उसकी बात पर भरोसा करता है और उसके साथ चला जाता है। वे घर के पास बने उसी गोदाम में पहुँचते हैं जिसमें जाने से रोहित ने पहले ही प्रिया को मना किया था। जैसे ही राहुल अंदर जाता है, रोहित लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार करता है। राहुल बेहोश होकर गिर जाता है। प्रिया नोटिस करती है कि राहुल काफी देर से नजर नहीं आ रहा है। वह उसे ढूंढने निकलती है। घर के सामने आकर वो देखती है कि थोड़ी दूर पर एक आदमी खड़ा है, चेहरे पर मुखौटा पहने हुए। उस आदमी को देखकर प्रिया आंखें बंद कर खुद से सवाल करती है, जो वो देख रही है क्या वो सच है या सिर्फ भ्रम? आंखें खोलते ही वो देखती है कि वो आदमी गायब हो चुका है। उसी वक्त रोहित आकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया कहती है, मैं राहुल को ढूंढने आई हूँ। वो कहता है, राहुल गाड़ी लेकर चला गया। प्रिया हैरान होकर कहती है, कैसे? बिना मुझसे विदा लिए? वह कहता है, उसे बहुत जल्दी थी। इसके बाद वो फिर से उसे वही जाना पहचाना हर्बल ड्रिंक देता है। जैसे ही प्रिया उसे पीती है, वो बेहोश हो जाती है। उसे भ्रम में दिखाई देता है मानो वो एक मेज पर लेटी हुई है और उसके चारों ओर कुछ लोग अजीब से अनुष्ठान कर रहे हैं। कुछ देर बाद उसे होश आता है। वो महसूस करती है कि उसके शरीर पर पहले वाले कपड़े नहीं हैं, उसे दूसरे कपड़े पहनाए गए हैं। वो खुद से सवाल करती रहती है, जो उसने देखा वो सपना था या हकीकत? अगले दिन वो घर की सफाई करते समय फर्श पर खून के कुछ धब्बे देखती है। वो डर से कांप उठती है, ये खून कहाँ से आया? चुपके से वो रोहित के कमरे में जाती है। अलमारी के अंदर उसे लकड़ी का एक बक्सा मिलता है। जैसे ही वो उसे खोलती है, कुछ तस्वीरें देखकर वो सन्न रह जाती है। उसे पता चलता है कि जिन लोगों के साथ वो रह रही है वे नरभक्षी हैं और जिस फसल कटाई के दिन को वे मनाते हैं वही वो दिन है जब वे इंसानी मांस खाते हैं। अचानक उसे रोहित के पैरों की आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से सब कुछ पहले की जगह पर रखकर कमरे से बाहर निकल आती है। नीचे आकर उसे फिर उसी कैबिनेट के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इस बार वो तय करती है कि अंदर क्या है ये देखेगी। तभी रोहित कैबिनेट खोल देता है। उसके हाथ में एक चाकू होता है। वो कहता है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की चिंता है
तो फिर कभी इस कैबिनेट के पास मत आना। एक दिन रोहित कहता है, मैं शहर जा रहा हूँ कुछ सामान लाने, फिर वापस आऊंगा। प्रिया को यकीन हो जाता है कि वो चला गया है। मौका देखकर वो कैबिनेट खोलने जाती है। वो दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन समस्या ये थी, दरवाजा ताले से बंद था। इसलिए प्रिया एक कुल्हाड़ी लेकर दरवाजा तोड़ देती है। अंदर जाकर जो दृश्य वो देखती है उसे स्तब्ध कर देता है। राहुल अंदर कैद था। जैसे ही वो उसके मुंह पर बंधा कपड़ा हटाती है, वो डर से जम जाती है। राहुल की दोनों आंखें निकाल ली गई थीं। प्रिया कांपती हुई आवाज में कहती है, डरो मत, मैं प्रिया हूँ, चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो राहुल को लेकर अपनी बेटी के साथ जंगल की ओर भागने लगती है, लेकिन रास्ते में रोहित उन्हें पकड़ लेता है। वह प्रिया पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। रात में प्रिया को होश आता है। वह देखती है कि उसे एक मेज पर बैठाया गया है। उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। चारों ओर रोहित के उस गुप्त समुदाय के सदस्य खड़े हैं। सबसे बड़ा झटका, उसकी सहेली रिया भी उनके साथ बैठी हुई है। प्रिया समझ जाती है कि रिया उसे यहाँ भलाई के लिए नहीं लाई थी, बल्कि उसे खाने के लिए लाई थी। रोहित अपनी किताब खोलकर अनुष्ठान पढ़ना शुरू करता है, फिर कहता है, आज फसल कटाई का दिन है, हमें शुरू करना होगा और इसके साथ हमें अपने शिकार का खून पीना होगा। वह सबके हाथों में राहुल के खून से भरे प्याले थमा देता है। वे खुशी खुशी उसे पीते हैं। खाने का समय होने पर वो ट्रे का ढक्कन खोलता है। अंदर राहुल का कटा हुआ सिर होता है। प्रिया पूरी ताकत से चीखने लगती है, लेकिन उसका मुंह बंधा होने की वजह से आवाज नहीं निकलती। पास खड़ा आदमी उसके मुंह का कपड़ा खोलकर उसे राहुल का खून पिलाने की कोशिश करता है। प्रिया उल्टी कर देती है सीधे उन पर। वे नफरत से पीछे हट जाते हैं। किसी का भी अब खाने का मन नहीं करता। वे रोहित को दोष देते हैं, किसी शिकार को इस तरह हमारे साथ बैठने नहीं देना चाहिए था। रोहित गुस्से में प्रिया को घसीटता हुआ ले जाता है और उसे उसकी बेटी के साथ उसी कैबिनेट में बंद कर देता है। दरवाजा बंद करके वो चला जाता है। मौका पाकर प्रिया अपनी बेटी से कहती है, सामने जो कैंची रखी है वो मुझे दे दो बेटा। बेटी कैंची दे देती है। प्रिया कैंची से अपने हाथों पर बंधी टेप काटने लगती है। वो दोनों हाथ खोल लेती है और अपने पैर भी आजाद कर लेती है। फिर उसे एक चाकू दिखाई देता है, जिसे वो चुपचाप अपने पैर के पास छिपा लेती है। तभी उसकी बेटी कहती है, माँ, यहाँ एक बंदूक है। प्रिया बंदूक अपने हाथ में लेकर हिम्मत जुटाती है और बाहर निकल आती है। आज वो सब कुछ खत्म कर देने वाली थी। बाहर निकलते ही वो देखती है कि वही युवक उसके सामने खड़ा है जो उनके साथ मेज पर बैठा था। प्रिया गोली चलाती है। गोली उसके पेट में लगती है, लेकिन वह पास से गुजरते हुए प्रिया का पैर पकड़ लेता है। प्रिया दूसरी गोली चलाती है, इस बार सीधा उसके सिर के बीचों बीच। प्रिया तेजी से घर के पास बने गोदाम की ओर बढ़ती है, रोहित को खत्म करने के लिए। उसी पल रिया उस पर झपट पड़ती है। प्रिया चाकू निकालकर उस पर वार करती है और रिया को वहीं मार देती है। इसके बाद प्रिया गोदाम के अंदर जाती है और अपनी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर देखती है। चारों तरफ इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े होते हैं। वो बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी सामने रोहित खड़ा होता है। एक पल की भी देरी किए बिना प्रिया गोली चलाती है, लेकिन बदकिस्मती से गोली उसके कंधे में लगती है। वो दूसरी बार गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। रोहित बेरहमी से उसे पकड़ लेता है और एक लकड़ी के बक्से के अंदर बंद कर देता है। डर के मारे उसकी बेटी भाग जाती है। रोहित फैसला करता है वो प्रिया की आंखों के सामने उसकी बेटी की बलि देगा। वो बाहर जाकर आवाज लगाता है, आरती, माँ तुम्हें बुला रही है बेटा। आखिरकार रोहित आरती तक पहुँच जाता है। ठीक उसी वक्त प्रिया किसी तरह बाहर निकल आती है और सही समय पर पहुंचकर अपनी बेटी को बचा लेती है और रोहित को जमीन पर गिरा देती है। लेकिन समस्या ये होती है, रोहित के सिर पर लगे हिरन के सींग प्रिया के पैर में धंस जाते हैं। रोहित उसके ऊपर चढ़ बैठता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। प्रिया दर्द सहते हुए अपने मांस में धंसे हुए उस सींग को खींचकर बाहर निकालती है और उसी से रोहित पर वार करती है। वो वही सींग रोहित की गर्दन में गहराई तक घोंप देती है। इसी से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन प्रिया यही नहीं रुकती। वो तब तक वार करती रहती है जब तक उसका सिर पूरी तरह कुचल नहीं जाता। अगले दिन प्रिया रोहित की गाड़ी लेकर अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। इसी तरह ये फिल्म खत्म होती है। लेकिन यह सच है, अमेरिका में बहुत से लोग बिना किसी वजह के गायब हो रहे हैं। अगली फिल्म में फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।